ओके गाइस, हाय व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। वंस अगेन आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रहा था आप लोगों को। एंड जो आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा उसके अंदर हम लोगों ने वर्नर थ्योरी पढ़ ली थी। हम लोगों ने सारे जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी वो क्लियर कर ली थी। नाउ गाइस, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को रूल्स फॉर राइटिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर सिखाने वाला हूं। एक बात का मेरी खास ख्याल रखना, एनसीईआरटी में आपको स्ट्रक्चर बनाने के रूल्स भी दिए हैं। मतलब आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा और आपको उससे स्ट्रक्चर बनाना है। नाउ गाइस, स्ट्रक्चर बनाना इज नॉट डिफिकल्ट। अगर तुमको स्ट्रक्चर देख के नाम लिखना आ गया तो नाम देख के स्ट्रक्चर बनाना भी अपने आप आ जाएगा। इसलिए मैं कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करता। मैं आपको सिर्फ रूल्स लिखने का तरीका बताता हूं, उससे आप लोग स्ट्रक्चर बना लो और स्ट्रक्चर देख के नाम बना लो। इसी रूल में सारे काम हो जाते हैं। अलग से रूल्स रटने की जरूरत नहीं है। दुनिया की कोई एग्जाम आपसे ये नहीं पूछना चाहेगी, दुनिया की कोई एग्जाम आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप हमें एक काम करो, आप हमें लिख के दो रूल्स। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको ये करके नहीं देने वाली है। इज दैट ओके? तो हे गाइस, व्हाट्सअप, अनअकैडमी से आ रहा है एक धांसू अपडेट और ये अपडेट है अबाउट द सब्सक्रिप्शन। गाइस, अगर आप लोग 20% सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, 20% ऑफ लेना चाहते हैं अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन में, तो आप लोगों को कोड यूज करना है ग्रेविटी। ये 19 फरवरी तक ही एलिजिबल है। दैट मीन्स अगर आप 19 फरवरी के पहले पहले कोई भी अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी में अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को मिलेगा 20% ऑफ ऑन डिस्काउंट। यानी कि अगर आप जेई नीट प्लेटफॉर्म पर लेना चाह रहे हैं, अगर आप लोग IIT जेई नीट फाउंडेशन पे लेना चाहते हैं, 11 12 9 10 पे लेना चाहते हैं, तो गाइस किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको 20% ऑफ मिलेगा। जस्ट यूज कोड ग्रेविटी। चलो तो गाइस, फर्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला रूल गाइस क्या कहता है कि जो भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, सर पॉजिटिव पार्ट वाला मतलब कैटायनिक पार्ट, ठीक है, आपका जो भी कैटायनिक पार्ट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में नेगेटिव पार्ट को लिखना है। कैसे सर? थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाओगे तो ज्यादा मजा आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां पर एक K4FeCN6। अब गाइज, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि यहां पर पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है और आपके पास में टोटल पोटेशियम 4 है, तो यहां पर हो गया पोटेशियम पर +4 चार्ज। तो ये आपका काउंटर आयन जो है, काउंटर आयन पर हो गया +4 चार्ज। तो गाइस, आपका ये जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है या आपका ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इस पर ऑटोमेटिकली आ गया -4 चार्ज। तो टेक्निकली आपका ये वाला पार्ट हो गया पॉजिटिव पार्ट और ये वाला पार्ट हो गया नेगेटिव पार्ट। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आपको इसको सबसे पहले नाम देना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? पोटेशियम। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखेंगे पोटेशियम। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पोटेशियम। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखना, कभी भी काउंटर आयन का, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका काउंटर आयन है, तो काउंटर आयंस के नंबर कभी मेंशन नहीं करते। आपने यहां पर पोटेशियम तो लिख दिया, लेकिन पोटेशियम के 4 आयन हैं, ये कभी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अभी आगे बताता चलूंगा कि क्यों काउंटर आयन के कभी भी नंबर को मेंशन नहीं किया जाता, सिर्फ काउंटर आयन के नाम को लिखा जाता है। तो अगर आपका काउंटर आयन पॉजिटिव है तो उसको पहले लिखो। सर कभी कभी सर हमारा अगर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कभी सर हम लोगों का मान लो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है, अगर ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो जाए तो पहले इसका नाम लिखो, पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो, फिर काउंटर आयन का नाम लिखना। तो जो पॉजिटिव चीज हो पहले उसका नाम लिखो, भले ही वो काउंटर आयन हो, भले ही वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो। अभी हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। दूसरा रूल, दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय सेंट्रल एटम। मतलब कि जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम को लिखेंगे
तो आप लोग सभी जानते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है, आप लोगों का मेरे प्यारे किडीज, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है उसमें दो चीजें आती हैं, एक तो आपका लिगेंड और एक आपका सेंट्रल मेटल एटम। तो जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू करें तो उसमें पहले आप लिगेंड्स को नाम दें। लिगेंड्स को भी अगर एक टाइप का लिगेंड है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हेट्रोलेटिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि उसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, तो फिर उस लिगेंड के नाम को चेक करें और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें। उसके बाद में आप लोग नाम लिखेंगे सेंट्रल एटम का। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब सर आपने यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, अब पोटेशियम के बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स में Cn यानी कि हमारा साइनो, याद करो मैंने आपको सिखाया था कि हमारे जो लिगेंड्स होते हैं, इन लिगेंड्स को हम लोग नेम देते हैं, और मैंने यहां पर आप लोगों को लिगेंड्स के नेम सिखाए थे। ये देखिए मैंने Cn-1 को साइनो लिखना सिखाया था। तो हमारे पास में जो लिगेंड है उसका नाम क्या है? साइनो। तो हम लोग यहां पर पहले लिखेंगे साइनो, पहले हम लोग लिखेंगे साइनो, फिर हम जाएंगे इस आयरन के लिगेंड की तरफ, ठीक है। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि साइनो के तो 6 आयन्स दिख रहे हैं मुझे, तो अब क्या करें? तब रूल नंबर 3 फॉलो करेंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि प्रीफिक्सेस लाइक मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। यानी अगर आपके जो लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स के नंबर को शो करने के लिए आपको उनके नाम के आगे प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। मोनो फॉर 1, डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में कुछ कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स आ जाते हैं, जैसे EDTA है, जैसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड आ गया आपके पास में EDTA, जिसके नाम का फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, ये आपके इस लिगेंड का फुल फॉर्म है। अब मान लो आपके पास में किसी कंपाउंड में EDTA के 2 कॉम्प्लेक्स दे रखे, जैसे मान लो एक इमेजिन करो कि तुम्हारे पास में यहां पर ये ऐसा है EDTA2, ये कॉम्प्लेक्स है। अब आप बोले कि सर ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखना पड़ेगा, तो पहले मैं एक काम करता हूं, ये लिख देता हूं 2, तो मैं यहां लिख दूंगा डाई, फिर लिखूंगा इथाइलिन डाई अमाइन, फिर लिखूंगा टेट्रा, फिर लिखूंगा एसीटेट। तो यहां पर अगर कोई रैंडम पर्सन इसको पढ़ रहा है तो पता है वो क्या पढ़ेगा? वो पढ़ेगा अच्छा डाई इथाइलिन मतलब 2 इथाइलिन होंगे, डाई अमाइन मतलब 2 अमाइन होंगे, और टेट्रा एसीटेट मतलब 4 एसीटेट होंगे। तो वो सोचेगा कि इस कंपाउंड में 1, 2 और 3 तरीके के लिगेंड है, एक लिगेंड इथाइलिन है, एक लिगेंड अमाइन है और एक लिगेंड एसीटेट है। जबकि लिगेंड तो इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट है, ये अकेला एक लिगेंड है। तो इसके आगे बस ये डाई लगा देने से, ये सिर्फ डाई लगा देने से हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के अंदर हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो यूज करते हैं बिस यूज करते हैं अगर आपके पास में 2 लिगेंड हो, ट्रिस यूज करेंगे जब आपके पास में 3 लिगेंड हो, और टेट्रा किस हम यूज करेंगे जब आपके पास में 4 लिगेंड हो। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि हम लोग डाई का इस्तेमाल ना करते हुए हम यहां लिखेंगे बिस, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो अब आप बोलेंगे अच्छा, यहां बिस लगा हुआ है, मतलब कि आपके पास में 2 है। 2 क्या है? 2 है आपके पास में इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA आपके पास में 2 है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये वाला रूल समझ में आ गया? तो अगर ये रूल समझ में आ गया हो तो अब हम लोग इस कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करें। ठीक है सर, तो आप बताओ क्या करें? सर साइनो मेरे पास में 6 है, और सर 6 के लिए तो हेक्सा यूज करना पड़ेगा, तो हेक्सा। अच्छा एक बात बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम लिखते वक्त कभी भी गैप नहीं देना है। पोटेशियम खत्म करते ही हेक्सा लिखो, और हेक्सा के बाद में साइनो लिखो, तो हेक्सा साइनो, पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम देना है। तो सर सेंट्रल मेटल एटम का नाम देने के लिए क्या करना है देखते हैं। देखो
उसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में लिगेंड एनायोनिक नेचर का है, मतलब कि उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो मेरे प्यारे प्यारे किडीज आपको उस लिगेंड के नाम के आखिरी में ओ लगाना पड़ेगा। आपको उसके नाम के आखिरी में ओ लगाना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखे रहे होंगे कि जब मैंने आप लोगों को लिगेंड्स पढ़ाए थे, तब मैंने लिगेंड्स के अंदर आपको यह बात बताई थी कि फ्लोरीन, या ये जो फ्लोरीन है या ये जो फ्लोराइड है, आप इसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली फ्लोराइड बोलते हो, लेकिन यहां पर ये कहलाएगा फ्लोरो। आप देखो मैंने इसके नाम के आखिरी में ओ लगाया है। सल्फाइड है, एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस के ऊपर -2 सल्फाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? सल्फाइड। लेकिन यहां पर हम इसे कह रहे हैं सल्फीडो, इसके नाम के आखिरी में मैंने ओ लगा दिया है। साइनाइड है ये, एक्चुअली में ये साइनाइड है, लेकिन हमने इसके नाम के आखिरी में ओ लगा दिया तो ये बन गया साइनो। एक्चुअली ये सल्फेट आयन है, लेकिन हमने इसको सल्फेटो नाम दिया क्योंकि इसके नाम के आखिरी में हमें ओ लगाना है। ये क्लोराइड है, लेकिन हमने इसके नाम के आखिरी में ओ लगाया। यानी यूजुअली जो तुम्हारे एनायंस होते हैं, साइनाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, इनके नाम के आखिरी में से ये एट या IDE ये हटा देने का और ओ लगा देने का। क्या है बात समझ में आ गई? तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, साइनो, सल्फेटो, सल्फीडो, ये सब आपको नाम यहां पर देने पड़ेंगे। क्या ये बात मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? जैसे यहां देखो ये माइनस चार्ज वाला तो नाइट्रीटो, देखो इसके नाम के आखिरी में भी ओ है। ये देखो इसके नाम के आखिरी में भी ओ है। आई बात समझ में? देखो ये थायोसाइनेटो, क्योंकि इस पर भी -1 चार्ज होता है ना, -1 चार्ज होता है थायोसाइनेटो, इसके नाम के आखिरी में भी ओ है। देखो इसके नाम के आखिरी में भी ओ है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, इनके नाम के आखिरी में हमको ओ लगाना पड़ेगा लिगेंड्स में। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन अगर तुम्हारे पास में कैटायोनिक लिगेंड्स हैं तो उनके नाम के आखिरी में आपको IUM लगाना पड़ेगा। EM क्या लगाना पड़ेगा? IUN। जैसे कि मैं आपको फिर पीछे ले चलता हूं और एग्जाम्पल बताता हूं जो मैंने आपको यहां पर सिखाए थे। देखो पॉजिटिव चार्ज वाले में नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, NO पॉजिटिव नाइट्रोयम, नाइट्रोनियम, हाइड्राजीनियम, IUM। आप देखो IUM, 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 सबके नाम के आखिरी में आपको IUM दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर कैटायोनिक लिगेंड है तो उसके नाम के आखिरी में IUM लिखना पड़ेगा। वैसे घबराने वाली बात नहीं है, मैंने आप लोगों को जो लिगेंड की लिस्ट पीछे बनवाई है वो लिस्ट में ऑलरेडी मैंने EM, PM, TM, DM जो भी है वो सब जोड़ रखा है। क्लोरो के नाम के आखिरी में, सबके नाम के आखिरी में ओ जोड़ रखा है। आपको ये रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो जो लिगेंड का नाम है वो लिखना और आगे बढ़ना। लेकिन अगर हम न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करें तो न्यूट्रल लिगेंड्स का जो नाम है वही यूज करना है। जैसे कि यहां पर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इन्होंने एक्सेप्ट लिखा हुआ है। एक्सेप्ट मतलब कि वाटर को हम लोग एक्वा नाम देते हैं, तो आपको वाटर को एक्वा लिखना है। हम अमोनिया को अमाइन लिखते हैं तो आपको अमोनिया को अमाइन लिखना है। NO को हम नाइट्रोसाइल बोलते हैं तो आपको इसको नाइट्रोसाइल बोलना है। मतलब जो इनके जनरल नाम है वो आपको यूज करना है। CO को हम लोग कार्बोनाइल बोलते हैं तो आपको इनको कार्बोनाइल को ऐसा लिखना है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात? ठीक है, इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? ये सारे रूल्स क्या आप लोगों को बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गए? अगर आ गए हो तो हमें बताएं तो हम आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला रूल डिस्कस करते हैं। अगला रूल डिस्कस करने वाला है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपके सेंट्रल एटम का या आयन का, आपको उसको रोमन न्यूमेरिकल्स में एक ब्रैकेट के अंदर मेटल के नाम के बाद में लिखना है। मेटल के नाम के बाद में लिखना है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब सर कैसे लिखना है हमें बताओ। तो यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मुझे आप बताइए, आपका जो सेंट्रल मेटल एटम आपका आयरन है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सर निकाल लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, आपने हमको सिखाया है। हमें पता है हमारे पास में पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है और पोटेशियम मेरे पास में 4 है प्लस।
प्लस आयरन, आयरन का तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता नहीं है तो X। साइनो, सर आपने सिखाया था साइनो के 6 आयंस यहां पर मौजूद हैं, 6 लिगेंड्स मौजूद है और एक पर -1 चार्ज होता है। सर ये मॉलिक्यूल, नेट मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, क्यों? क्योंकि इधर +4 चार्ज है काउंटर आयन पर, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पर -4, +4 चार्ज -4 चार्ज इक्वल टू 0, मतलब ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जब आपको इसको लिखा हुआ देखोगे तो आपको ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो ये हो जाएगा +4 + x -6 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी +2, यानी यहां पर आपके आयरन पर +2 चार्ज आ रहा है। अब आप लोग सब इस बात को जानते हैं कि आपका जो आयरन है, मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो आयरन है +2 चार्ज में आप इसको क्या बोलते हैं? फेरस। +2 चार्ज वाले को फेरस बोलते हैं और +3 चार्ज वाले को फेरिक बोलते हैं। तो यहां पर आपके पास में इस पर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। अच्छा, जिन बच्चों को यह बात नहीं पता, मैं आपको इसकी भी एक ट्रिक सिखा देता हूं मेरे प्यारे प्यारे किडीज, कि ये जो आपके सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, या ये जो आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जिन पर कि 2 प्रकार के चार्ज अवेलेबल हो सकते हैं, है ना, तो आप लोगों को इनके नाम कैसे देना? देखो, जो तुम्हारा हायर ऑक्सीडेशन, या जो तुम्हारा हायर चार्ज वाला रहेगा, उसके नाम क्या क्या तुमको IC ऐड करना है, और जो तुम्हारा लोअर चार्ज वाला है उसके बाद तुमको OUS जोड़ना है। कैसे सर? एग्जाम्पल बताओ। देखो, आप लोग सब जानते हैं कॉपर के 2 चार्ज अवेलेबल है, कॉपर +1, कॉपर +2। अब +1 यानी लोअर चार्ज, लोअर चार्ज के आगे आप OUS जोड़ो तो ये हो जाएगा क्यूप्रस, और ये हो जाएगा क्यूप्रिक। ये क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक। +1 चार्ज, सॉरी, आयरन पर +2 चार्ज होता है और आयरन पर +3 चार्ज होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फेरस ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? फेरिक। समझ गए? और सिखाऊं? Pb+2 एंड Pb+4, लेड पर 2 चार्ज होते हैं, लेड का नाम क्या होता है? प्लम्बिक। तो प्लम्बस, +2 चार्ज होने के लिए इसका नाम हो जाएगा प्लम्बस, OUS जोड़ दिया, और इसके नाम क्या के जोड़ दिया? प्लम्बिक। समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो अब इस बात का ध्यान रखना, जो हायर चार्ज IC, जो लोअर चार्ज OUS। तो यहां पर क्योंकि तुम्हारे आयरन पर +2 चार्ज आ रहा है, तो ये OUS वाला फेरस कहलाएगा। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट को हमको ब्रैकेट में लिखना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छठा रूल और समझ लो, ताकि मैं आपके सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख सकूं। अगर तुम्हारी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, when the coordination entity has a negative charge, then the name of the central metal atom ends with ATE, otherwise not। मतलब अगर आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, जैसे यहां पर आप जानते हैं आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर टेक्निकली -4 चार्ज आ रहा है, स्क्रीन तो नहीं कट रही है, एक सेकंड देख लूं, नहीं कट रही है, बहुत बढ़िया, बाल बाल बच गए। हाँ जी, तो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटाइटी यहां पर नेगेटिव चार्ज वाली, क्यों? क्योंकि तुम्हारा काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी नेगेटिव है। तो इस केस में आपको आपके सेंट्रल मेटल एटम का नाम ना तो फेरस लिखना है, ना तो फेरिक लिखना है, आपको यहां पर लिखना है FeRR, फेर। इसमें भी FeRR था, फेर, इसमें भी FeRR था, फेर, लेकिन OUS लगा दिया तो +2, IC लगा दिया तो +3। लेकिन ये जो आयरन है, ये एक ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद है जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो इस वक्त रूल ये कहता है कि आपके सेंट्रल मेटल एटम के नाम के आखिरी में आपको ATE जोड़ना है। तो यहां पर मैं इसके नाम के आखिरी में ATE जोड़ूंगा, तो ये ना तो फेरिक कहलाएगा, ना तो फेरस कहलाएगा, ये फेरेट कहलाएगा। और अब रूल नंबर 5 के हिसाब से हमें ब्रैकेट में
रोमन लैंग्वेज में, रोमन न्यूमेरिकल में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ब्रैकेट में 2, और ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारे इस कॉम्प्लेक्स का नाम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? तो गाइज यही सारे रूल्स हैं जो कि आप लोगों को इन कंपाउंड्स के नाम लिखने में मदद करेंगे। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। चलिए अगले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करने की तरफ अब हम लोग चलते हैं कि